दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में उद्योग को बढ़ावा देने के साथ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में अब सस्ती जमीन ऑफर की है। जब पूर्णिया में औद्योगिक क्षेत्र में अब 20 से 40% छूट पर उद्यमियों को जमीन मिलेगी। इसी तरीके से कटिहार में 60% तो अररिया में 20% छूट के साथ उद्यमियों को जमीन मिलेगी। पूर्णिया के बिएडा में पहले से ही हरियाणा से लेकर के गुजरात तक की कंपनी कार्यरत है। सस्ती जमीन के बाद दूसरे राज्यों से और भी निवेशकों के आने की आस है। यही नहीं, अररिया जिला में फॉरबिसगंज तो पूर्णिया में बनमखी जैसे छोटे क्षेत्र में भी सस्ती जमीन मिलने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी आए दिन लोग नशे में पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला बिहार के जमुई जिला से सामने आया है, जहां एलटीएफ की टीम ने झारखंड के देवघर से जलार्पण करते लौट रहे थे। इसी दौरान 11 कांवड़ियों को शराब के नशे में पकड़ा गया है। विशेष जांच अभियान के दौरान महसा पत्थर चेक पोस्ट के पास से ही सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से शराब भी बरामद की गई है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि गाड़ी सवार लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करके वापस लौट रहे थे। तलाशी के दौरान पता चलता है कि गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में थे, जिसके बाद उन पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये जानकारी खुद सरकार ने संसद में दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा को बताया है कि अब उन उत्पादों की कीमतें सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ गई है। केंद्रीय मंत्री की ओर से लोकसभा में पेश आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2021-22 में ये खर्च घट करके महज 242 करोड़ रुपए रह गई है। इस तरीके से सब्सिडी को खत्म करके सरकार ने सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में एलपीजी सब्सिडी पर 23,464 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो वित्तीय वर्ष 2019 में 37,209 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बाद सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है और करोड़ों ग्राहकों ने इस अपील पर सब्सिडी छोड़ दी है, जिससे वित्तीय वर्ष 2020 में सरकार का खर्च घट करके 24,172 करोड़ पर आ गया है। 2021 में इसमें करीब 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है और सब्सिडी का खर्च घट करके 11,896 करोड़ रह गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस पर सरकार ने बेहद मामूली राशि खर्च की है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने लोगों की इमरजेंसी सेवा के लिए डायल 112 की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को 15 मिनट में सुविधा दी जाती है, लेकिन अब इससे जुड़ी ऐसी शिकायतें सामने आ रही है जिसे सुनकर के पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। डायल 112 पर कॉल करके लोग पुलिसकर्मियों के साथ ही गंदी हरकत कर रहे हैं, जहाँ पुलिस वालों को गंदी गालियाँ भी मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कॉल सेंटर पर 90% कॉल फेक आ रहे हैं, फर्जी आ रहे हैं। जहाँ ऐसे कॉल्स को लेकर के पुलिस अलर्ट हो गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। फेक कॉल करने वाले लोगों को ट्रेस किया जाएगा। आपको बता दें कि डायल 112 की शुरुआत होने के बाद 20 दिनों के अंदर 2905 मामलों को सुलझाया गया है। सबसे ज़्यादा मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हुए हैं, जब महिलाओं ने डायल 112 से सबसे ज़्यादा सेवा ली है। हालांकि लड़ाई झगड़े और सड़क हादसों के केस भी कम नहीं है। डायल 112 की सेवा देते हुए अब पुलिसकर्मियों को ही परेशान किया जाने लगा है। कॉल सेंटर पर 90% फर्जी कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोज़ 35,000 से भी ज़्यादा कॉल आते हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा कॉल फेक होते हैं। लोग कॉल करके पुलिस वालों को गालियां देते हैं और उनसे गंदी बातें करते हैं। कई कॉल्स तो ऐसे भी आते हैं जिसमें मोबाइल रिचार्ज कर देने को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आए दिन सवाल उठते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही छपरा के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अश्लील भोजपुरी गाने पर थिरकते बच्चों और गुरुजी को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था। अब फिर से बिहार के गया जिले के एक कोचिंग सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीवी पर भोजपुरी आइटम सॉन्ग की धुन पर छात्र जम करके
हुटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब टीचर की मौजूदगी में हो रहा है। वहीं गुरुजी भी मजे से इस फुहरपन गाने का आनंद उठाते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो गया जिला के डेल्हा थाना क्षेत्र में स्थित विकास कोचिंग सेंटर का है, जहां 10वीं और फिर 12वीं के बच्चों को कोचिंग दी जाती है। यह बच्चों को टीवी के जरिए भी पढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि 3 घंटे की क्लास के बाद यहां ऐसे ही फुहर भोजपुरी सॉन्ग बजा करके बच्चों के मानसिक थकान को मिटाने की कोशिश की जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो बता रहे हैं कि गुरुजी किस तरह के गानों से बच्चों का मनोरंजन करवा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब बिहार के जमुई और गया जिले से शुक्रवार को 4 नक्सली पकड़े गए हैं, जहां उनके कब्जे से AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। जमुई पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन में पूर्वोत्तर झारखंड और पूर्वी बिहार जोन की स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव इनामी पिंटू राणा उर्फ राजेश राणा उर्फ मोचिंग एवं जोनल सदस्य करुणादीप उर्फ जोशीला को गिरफ्तार किया है। वहीं गया जिले में STF, SSB और फिर कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में भदौर थाना के कुख्यात रंजित बंजरी समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी भवनों पर यथाशीघ्र त्वरित चालक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हो रही वज्रपात की घटनाओं पर उनकी अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों के सरकारी भवनों पर यथाशीघ्र त्वरित चालक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सभी सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, प्रखंड, अंचल और अनुमंडलीय कार्यालय सहित अन्य सरकारी भवनों पर भी त्वरित चालक लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि निजी भवनों पर त्वरित चालक लगाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में निचले स्तर तक व्यापक रूप से निरंतर जागरूकता अभियान चलाते रहें। जहां उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में विशेष रूप से निगरानी रखें और अभियान चला करके एहतियात के तौर पर लोगों को सचेत करें। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी बहुमत से द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। जब भारत के संविधान सेक्युलर शब्द हटाने की मांग उठने लगी है। जदयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग करते हुए कहा कि मेरी और मेरे साथ पूरे भारत के लोगों की अपील है कि इसी मानसून सत्र में विपक्ष की मौजूदगी में संविधान से सेक्युलर शब्द नाम का कलंक हटा करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जाए। अजय आलोक ने इसके लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को चुना और अपने ट्वीट को पीएमओ और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया। जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सेक्युलर शब्द संविधान में विपक्ष की गैर मौजूदगी में जोड़ा गया था, मगर उनकी मौजूदगी में हटा दिया जाए। जब पूरा देश देखना चाहेगा कि इस शब्द को हटाने का विरोध कौन कर रहा है, खुल करके ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। अजय आलोक ने कहा है कि इस देश में कोई सेक्युलर नहीं है। जब सभी अपने धर्म में आस्था रखते हैं और पूजा, इबादत, प्रार्थना करते हैं। सिर्फ कट्टरवादी चाहते हैं कि सेक्युलर की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाए। इसमें पहले निशाने पे हिंदू है जो दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। समझ जाओ सब लोग। आपको बता दूं कि अजय आलोक ने उस स्थिति का जिक्र किया है जब सेक्युलर शब्द संविधान में बाद में जोड़ा गया था। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना जब तैयार की गई थी तो फिर शुरुआत में इसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया जिसमें सेक्युलर शब्द को शामिल किया गया था। जिस समय संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था उस समय विपक्ष सदन में नहीं था। जब विपक्ष की गैर मौजूदगी में तत्कालीन सरकार ने इसे संविधान में जोड़ा था। सेक्युलर शब्द संविधान में बाद में जोड़ा गया और यही कारण है कि कई बार अलग अलग हलकों से इसे हटाने की मांग की जाती रही है। जदयू के पूर्व नेता की इस मांग पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था और इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाना चाहिए। इसी में देश और फिर समाज की भलाई है। हालांकि भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू का विचार इस मामले पर जरा हटके है। जदयू को इस बात पर आपत्ति है कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा दिया जाए। जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि संविधान में जब सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो फिर इसे हटाने का कोई औचित्य ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रक्सौल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां हरैया थाना क्षेत्र के बाईपास सड़क पर पेट्रोल पंप में स्थित बांसबाड़ी में शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने 22 वर्षीय युवती को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और सबको देखने के लिए वहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ दिन पहले ही प्रदेश में यानी कि बिहार में अलग अलग अस्पतालों के लिए 500 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसमें से 19 एम्बुलेंस मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा को भी मिले थे, लेकिन इन एम्बुलेंस का लाभ अभी तक मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और सारी गाड़ियां बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में यूं ही खड़ी है। जब इन गाड़ियों के इस्तेमाल नहीं होने के बारे में पता चला तो फिर ये बात सामने आई है कि जिलों को गाड़ियाँ दे दी गई है, लेकिन इनके ना तो रजिस्ट्रेशन के कागजात दिए गए हैं और ना ही इंश्योरेंस के दस्तावेज सौंपे गए हैं। यह एग्रीमेंट पेपर पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चेचिज नंबर दर्शाया गया है, लेकिन कागजात नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज तक किसी अनुमंडलीय अस्पताल या फिर पीएचसी को यह उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोग इसका लाभ उठाने से वंचित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को आज रविवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आज से 2 दिनों तक बिहार सरकार से संबंधित किसी भी तरह के काम ऑनलाइन नहीं हो सकेंगे। स्टेट डेटा सेंटर्स के मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिनों तक ऑनलाइन सेवाओं को बंद किया गया है। इसके कारण जिला कार्यालय और फिर विभागों के कामों पर असर पड़ेगा। सूचना एवं प्राविधिकी विभाग ने पत्र लिखकर के इसकी जानकारी बिहार के सभी आला अधिकारियों को दे दी है। जब पत्र में बताया गया है कि आज रविवार को सभी उपकरण की जांच की जाएगी, इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके मुताबिक सरकारी विभागों की वेबसाइट अब रविवार यानी कि आज रात या फिर सोमवार सुबह तक ही यानी कि कल सुबह से ही सुचारू हो पाएगी, यानी कि सही से इस्तेमाल हो पाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बगहा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 9वीं का एक छात्र अपने परिवार की परवाह किए बिना भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मिलने दिल्ली पहुंच गया। यह छात्र का नाम अखिलेश यादव है, जो स्कूल से मिले प्रोत्साहन राशि लेकर के दिल्ली भाग निकला। इधर परिवार वालों ने उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। जब दिल्ली पहुंचने के बाद अखिलेश को बड़ा झटका लगा। दरअसल छात्र गायक खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा फैन है। स्कूल से उसे प्रोत्साहन राशि मिले थे। जब उसके बाद वे घर छोड़ करके दिल्ली चला गया। जब वे घर नहीं लौटा तो फिर परिवार वालों की चिंता बढ़ गई और वे अपने बेटे की खोजबीन करने लगे। थक हार करके उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज कराया। जब वहीं दूसरी तरफ अखिलेश दिल्ली चला गया, लेकिन उसकी मुलाकात खेसारी लाल यादव से नहीं हुई। अंत में वह घर लौट आया निराश होकर के। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी। जब पुलिस को अखिलेश की सूचना मिली तो फिर पुलिस ने पब नोएडा रेलवे स्टेशन से बरामद किया, जिसे बयान के लिए बगहा एसडीपीओ और फिर न्यायालय के सामने पेश किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रही है। जब बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,21,551 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 472 केस मिले हैं। एक मरीज की जान चली गई। इनमें सबसे ज़्यादा मरीज पटना जिले में से मिले, जिनकी संख्या 159 है। इन आंकड़ों को मिलाकर के बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या 2327 हो गई है। जब बिहार में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रही है, जैसे जैसे लोग सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जब बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 472 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, साथ ही एक मरीज की जान चली गई है। इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना केस पटना जिले में मिले हैं, जिनकी संख्या 159 है। जब भागलपुर में 44, अररिया में 27, मुजफ्फरपुर में 25, पूर्णिया में 19, गया में 18, सुपौल में 17, सहरसा में 15, मुंगेर में 11, किशनगंज में 11 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज हर स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिया है। जब बिहार के अधिकांश लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जो एक अच्छी बात है। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 3 दिन से बिहार में सक्रिय मानसून कुछ कमज़ोर हो जाएगा। जब मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब 28 जुलाई से झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। जहाँ हालांकि अभी अगले 5 दिन बिहार में सामान्य या फिर इससे कुछ बारिश होती रहेगी, जहाँ इसकी वजह से कम गर्मी महसूस होगी। शनिवार को बिहार के 37 जिलों में बारिश हुई, जहाँ इस दिन प्रदेश में यानी कि बिहार में औसतन 13 मिलीमीटर बारिश हुई। दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन बिहार से अब झारखंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। हालांकि बिहार से सटे झारखंड में चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार में अभी बारिश होते रहने के आसार बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के जिलों में अगले 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान रुक रुक करके हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चलने के आसार है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर वज्रपात की संभावना जताई है। दिन और रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव हो सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि पहली आदिवासी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कथित संयुक्त विपक्ष ने उनके पक्ष में जम करके क्रॉस वोटिंग की है। आलम ये रहा है कि केरल में एनडीए का एक भी वोट नहीं था, लेकिन वहाँ के भी एक विधायक ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। जब आंकड़ों को देखें तो फिर साफ हो जाता है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर राज्य से वोट मिला है, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की अपील करने वाले यशवंत सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिला है। बीजेपी के दावे आंकड़े के विश्लेषण से साफ है कि संसद के दोनों सदनों के 17 सांसदों राज्यों के 126 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी लाइनों की अवहेलना करके एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी की नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा किए जाने की वकालत की है। शुक्रवार को कैमूर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि रात को बड़े लोग शराब पीकर के चुपचाप सो जाते हैं तो फिर प्रतिष्ठित कहलाते हैं, वहीं हमारे लोग जो भूख से व्याकुल रहते हैं और पाउच पी लेते हैं, सड़क पर चले जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया है कि शराब को अगर व्यसन के रूप में लिया जाए तो वह खराब है, अगर दवा के रूप में लिया जाए तो वह मेडिसिन है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब 2 पैक लेना स्वास्थ्य के लिए ठीक है। मेरा सभी से कहना है कि शराब को व्यसन के रूप में नहीं लेना चाहिए, शराब को दवा के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रात में बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग रात में शराब पी करके सो जाते हैं, वे प्रतिष्ठित कहलाते हैं। हमारे आदमी को खाना मिलता नहीं है, शराब का एक पाउच ले लेता है तो इधर उधर गिरते चलता है तो फिर लोग कहता है कि ये पियक्कर है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम समझते हैं कि जैसे बड़े लोग रात को पी करके सो जाते हैं वैसे तुम लोग भी पी करके सो जाओ या फिर सुबह में तरोताज़ा होकर के अपना काम करो। सरकार शराब पीने वालों को जेल भेज रही है, जो अनर्थ है इसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बड़े तस्कर हैं वे लाखों लीटर शराब का व्यापार करते हैं, वे खुले में घूम रहे हैं और जो पीते हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। एक घटना का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि अभी हाल ही में एक मजदूरी करके वापस आ रहा था और शराब पी लिया था और सड़क पास बैठा हुआ था, लोग आया, ब्रेथ एनालाइजर लगाया, शराब की पुष्टि हुई, जेल भेज दिया। उसे 7 साल की सजा हो गई, जो पूरी तरीके से अनर्थ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का सरकारी स्कूल हमेशा से चर्चा में बना रहता है, चाहे वह स्कूल में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो या फिर क्लास के दौरान शिक्षकों के गायब रहने का मामला हो। इसी से जुड़ा एक मामला बिहार के कैमूर जिले से सामने आया है, जहां मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो फिर स्कूल की तस्वीर देख करके वे चौंक गई। दरअसल मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन जब वो एक क्लास के अंदर पहुंची तो फिर वहां कोई टीचर भी मौजूद नहीं था और न ही बच्चे पढ़ रहे थे। इसके बाद विधायक ने बच्चों से पूछा है कि अभी किस सब्जेक्ट की क्लास है, एक सवाल किया है तो फिर छात्रों ने जवाब में कहा है कि इंग्लिश, जिसके बाद संगीता कुमारी खुद टीचर बन गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। जब विधायक संगीता कुमारी ने बच्चों को टेंस पढ़ाया और बच्चे काफी दिलचस्पी से अपनी क्लास अटेंड की। जब क्लास खत्म होने के बाद छात्रों से सवाल भी पूछे गए, जिसका उन्होंने सही जवाब भी दिया। स्कूल में मौजूद कर्मचारियों से विधायकों ने पूछा है कि टीचर कहाँ है, यह सवाल किया है तो इस दौरान शिक्षक क्लास छोड़ करके बाहर गए हुए थे। फिर क्या था, संगीता कुमारी ने कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक की भी क्लास लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्याह्न भोजन को बच्चों के बीच बैठा करके खाया भी। दोस्तों बात करते हैं कि किसी की पहचान अगर उनके बच्चों की उपलब्धि से हो तो फिर यकीन मानिए खुशी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो कटिहार के तेज तर्रार सदर या डीएसपी ओम प्रकाश अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए उनकी कार्यशैली इन दिनों कटिहार जिले में हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आज हम जिस कारण से उनकी चर्चा कर रहे हैं ये अपने आप में खास है। उनकी बेटी ऋतिका प्रकाश ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 99% अंक लाया है। ऋतिका की इस उपलब्धि पर कटिहार का हर कोई उसे और उसके पिता को बधाई दे रहे हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। कटिहार के सदर डीएसपी ओम प्रकाश अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं, जहां उन्हें इस बात की आज बेहद खुशी है कि कटिहार में आज उनकी चर्चा उनके खुद के काम की वजह से नहीं बल्कि उनकी बेटी की उपलब्धि की वजह से हो रही है। आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अच्छा अंक हासिल किया है। जब बिहार के बच्चों की इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में मानसून का आगमन हो चुका है। इसी के साथ बिहार में भी मानसून दस्तक दे चुका है। घनघोर बारिश के साथ ही बिहार में वज्रपात भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। कल बिहार में 8 लोगों की ने अपनी अपनी जान वज्रपात की वजह से गंवा दी है। तो वहीं बीते 2 दिनों में करीब 16 लोगों की अवकाशीय बिजली की वजह से यानी कि वज्रपात की वजह से जान जा चुकी है। वज्रपात से हुए मौत पर शोक जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के 4 जिलों में वज्रपात से 4 लोगों की जान गई है और ये दुखद है। मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझाव का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो बात करते हैं कि आखिर ये वज्रपात क्या होता है। तो आपको बता दूं कि आसमान में मौजूद बादलों के बीच घर्षण से एक बिजली उत्पन्न होती है जिससे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी में पहले से ही पॉजिटिव एनर्जी मौजूद होती है। ऐसे में पृथ्वी आकाश में मौजूद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं यानी कि टकरा जाते हैं। इस बीच जब कोई कंडक्टर आता है तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, लेकिन आकाश में कोई कंडक्टर नहीं होने की वजह से ये डिस्चार्ज वज्रपात के रूप में धरती पर गिरती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वज्रपात के समय किन किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो आमतौर पर वज्रपात होने की सबसे ज़्यादा संभावना पहाड़ पर होती है। इसके साथ ही हमें तालाब या फिर पानी वाली जगह, ट्रांसफार्मर या टावर के नीचे कभी भी बारिश के समय खड़ा नहीं होना चाहिए। इन जगहों पर वज्रपात का खतरा ज़्यादा होता है। अब वज्रपात से बचाव के बारे में बात करें तो फिर वज्रपात के समय किसी ऊंचे क्षेत्र पर जाने से बचें। इसके साथ ही कभी कभी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। खुले स्थान पर हैं तो फिर जल्दी से घर में चले जाएं, लेकिन खिड़की दरवाजे से दूर रहें। खिड़की दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दें। बिजली के पोल और मोबाइल टावर से बिल्कुल आप दूर रहें। घर में पानी का नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को बंद कर दें। एक जगह पर कभी भी समूह में खड़े ना हो, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर खड़े ना हो। एक दूसरे से कम 15 फीट दूरी बना करके रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिवहर में बीते महीने पूर्व मुखिया सुबोध राय की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे एलजेपी की सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हर रोज़ हत्या और लूट की बड़ी वारदात हो रही हैं। अपराधी जब चाहे किसी को भी मार देते हैं। बिहार में टारगेट किलिंग चल रही है और अनुसूचित जाति को चिन्हित करके मारा जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। बिहार में हर रोज़ मौत का तांडव रचा जा रहा है। ये दर्शाता है कि किस तरह से बिहार में अपराधी और अपराध बेलगाम है। जहाँ अनुसूचित जाति को चिन्हित करके मारा जा रहा है। पूरे बिहार में अपराधियों का कब्जा है। सहयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार के गृह मंत्री भी है, लेकिन लापरवाही उनकी देख लीजिए कि आए दिन बिहार में हत्याएं होती है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। जब बड़ी से बड़ी हत्या हो जाती है और पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करती है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी बढ़ते अपराध के बारे में लिखित शिकायत करूंगा। आपको बता दूं कि ये बातें एलजेपीआर के सांसद चिराग पासवान ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान फुलवारी शरीफ में चल रहे दहशतगर्दी ट्रेनिंग कैंप को लेकर के अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही इसमें पाकिस्तान के कनेक्शन की भी सबूत मिले थे। अब तक इस केस की जांच बिहार की SIT कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हुए हैं उसके बाद अब इस केस राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि NIA को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जाँच NIA से का निर्देश जारी कर दिया है। जब अब NIA ही इस केस को लीड करेगी। बताया जा रहा है कि आज NIA की टीम इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। जांच का जिम्मा मिलने के बाद सबसे पहले NIA इस मामले की नई प्राथमिकी दर्ज करेगी। अब NIA के पास जांच जाने के बाद दिल्ली से NIA के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी पटना पहुंचने की संभावना है। यहां आकर NIA के अधिकारी पटना पुलिस से अब तक की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट लेगी। इसके बाद नए सिरे से अपनी जांच शुरू करेगी। आपको बता दूं कि अभी तक फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच पटना पुलिस की SIT संभाल रही थी, जबकि ATS समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जांच में सहयोग कर रही थी। मामले का पर्दाफाश होने के बाद से ही NIA और IB के अधिकारी लगातार पटना में कैंप कर रहे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। जब बिहार के अधिकतर शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। आज पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मधेपुरा, मुंगेर समेत अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल के दाम 56 पैसे और डीजल के 52 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। गया में पेट्रोल 49 पैसे और डीजल 47 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के भाव 47 पैसे और डीजल 44 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ गए हैं। इसके अलावा बांका, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, बिहार शरीफ, नवादा, छपरा, सिवान, शेखपुरा और सुपौल में भी तेल महंगा हुआ है। वहीं पूर्णिया में आज तेल 1 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। हालांकि इससे ग्राहकों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेगूसराय, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और बेतिया में भी पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आई है। जहाँ वही जमुई, आरा और औरंगाबाद में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बिहार समेत कई राज्यों में विपक्ष की तरफ से जमकर के क्रॉस वोटिंग हुई। जब बिहार में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पास मौजूद वोटों से अधिक संख्या में वोट मिले। इसको लेकर के बीजेपी बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ रोष का संकेत है। संजय जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता अपने समर्थकों, खास तौर से अपनी जाति के समर्थकों के साथ जागीरदार की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा में हमारा संख्या बल 125 था क्योंकि हमारा एक विधायक मतदान नहीं कर सका। हालांकि मुर्मू के पक्ष में 133 सदस्यों ने वोट डाला। यह बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग का सबूत है। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी खेमे में उसके नेता के खिलाफ रोष के कारण हुआ था। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी खेमे में उसके नेता के खिलाफ रोष के कारण हुआ है, जो अपने सभी समर्थकों को अपना हलवाहा चौराहा मानते हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावे किए गए थे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कभी आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। संजय जायसवाल ने कहा है कि ये यादव समुदाय के किसी भी सदस्य को अपने दम पर खड़ा होने नहीं दे सकते। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने 243 सदस्य बिहार विधानसभा में आरजेडी की ताकत दिखाने के लिए भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कई नेता है जो उनसे कहीं ज़्यादा अनुभवी और सक्षम है, लेकिन उनमें महज इसलिए हमें नीचा दिखाने का उतावलापन है कि उन्होंने 75 सीटें जीती है, जबकि 150 से अधिक सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। जहां हमने केवल 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं बेच पाते हैं। आज इसी विषय में कानून के बारे में जानेंगे, कोशिश करेंगे कि बिहार में पुश्तैनी ज़मीन बेचने के नियम क्या है, हम किस तरह से अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेच सकते हैं। तो जानते हैं कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पुश्तैनी ज़मीन बेचने की आखिर नियम क्या है। तो बात करते हैं कि बिहार में पुश्तैनी ज़मीन बेचने को लेकर के सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं। उस नियम का पालन करते हुए आप आसानी से जमीन को बेच सकते हैं। बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले आपको पारिवारिक बंटवारा करना होगा। साथ ही जमीन की दाखिल खारिज अपने नाम से करानी पड़ेगी। यह पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की भी हिस्सेदारी होगी। अगर भाई ज़मीन बेचना चाहते हैं तो फिर बहनों का हिस्सा सुरक्षित रहेगा या फिर उनसे लिखित सहमति लेनी होगी। जब ज़मीन की जमाबंदी आपके नाम को हो जाएगी, इसके बाद आप पुश्तैनी ज़मीन को आसानी से बेच सकते हैं। वहीं 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनानी होगी, इसके बाद आप ज़मीन को बेच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी वकील की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता जगदानंद सिंह आरएसएस और हिंदुओं पर बयान देकर के विवादों में घिर गए हैं। जहां ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के सपोर्ट में बोलते हुए जगदानंद सिंह ने आरएसएस और हिंदुओं को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़क गए और उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया। जगदानंद सिंह आरजेडी की बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में वे सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसीलिए ये जो कर रहे हैं
हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जुबैर पर बात करते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं कि वे जेल से बाहर ना निकल पाए और लोगों में अवेयरनेस ना ला सके। जहां उनका कहना है कि जुबैर इस बात का दावा कर रहा है कि उसने जो ट्वीट किया उसे कई लोग पहले कर चुके थे, फिर भी जुबैर को उन्मादी बताया गया। इससे पहले उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या टेलीफोन पर पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से बात करना गुनाह है। आरजेडी नेता ने कहा है कि बंटवारे के समय जो लोग यहां से निकल गए वे भारत के ही थे। जहां उन्होंने सवाल किया है कि दूसरे मुल्क में अपने रिश्तेदारों से बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे ये साबित होता है कि वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार में 92 खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने दी है। खबर के अनुसार खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए जल्द ही 92 खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द खान निरीक्षकों के खाली पड़े पदों पर भरा जाएगा। उन्होंने अवैध खनन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में अवैध खनन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के 13 जिलों में अब तक करीब 5000 लोगों पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भोजपुर में नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द भोजपुर के लोगों को एक और जंक्शन की सौगात मिल सकता है। खबर के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे ने भोजपुर जिले के आरा जंक्शन से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगजीवन हाल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है। जहाँ बहुत जल्द जगजीवन हाल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित किया जा सकता है। खबर के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे ने भोजपुर जिले के आरा जंक्शन से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगजीवन हाल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है। बहुत जल्द जगजीवन हाल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस जंक्शन से पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से प्रस्तावित आरा बलिया रेल लाइन गुजरेगी। इस रेल लाइन के निर्माण को लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के डीपीआर बनाया जा रहा है। बहुत जल्द डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत बिहार के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ये लोन छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज की। खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार के गरीब वर्ग के छात्रों को 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने की यानी कि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ला रही है। इस योजना के तहत छात्र देश भर के किसी भी कॉलेज, संस्थान और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आपको बता दूं कि 12वीं के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी, कृषि, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एमटेक, एमएससी समेत 42 प्रकार के कोर्स के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आखिर पात्र होने के लिए क्या शर्तें चाहिए। तो आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, आपको बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए, अभ्यर्थी की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, योग्यता प्रमाण पत्र आदि होना जरूरी है। आप जिस शिक्षण संस्थान में पढ़े हैं वे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई यानी कि रविवार को सुबह 10:14 पर भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने शुक्रवार को मुर्मू के शपथ समारोह का कार्यक्रम जारी कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को एक तरफा मुकाबले में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराते हुए भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर के इतिहास रच दिया है। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने 10 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना प्रक्रिया के खत्म होने के बाद मुर्मू को विजेता घोषित किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभी 7 सदस्यों ने कल शपथ ग्रहण लिया। बिहार विधान परिषद के उप सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद थे। जी हाँ, आरजेडी के कारी साहब ने उर्दू और बीजेपी के हरी सहनी ने मैथिली भाषा में शपथ लिया। जब विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी 7 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ
दिलाई। आपको बता दूं कि इन सदस्यों में बीजेपी से अनिल शर्मा और हरी सहनी, जेडीयू से रविंद्र प्रसाद सिंह और अशफाक अहमद खान, आरजेडी से कारी साहब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे शामिल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2030 तक एक भी शिक्षक नहीं बचेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षक रिटायर कर रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि 2030 तक बिहार के सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं रह पाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में जिला संवर्ग के औसतन 10 शिक्षकों की हर रोज रिटायरमेंट हो रही है। जब पिछले 2 साल यानी कि 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की बात करें तो फिर 7000 से ज़्यादा टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो जिला संवर्ग के टीचर अगले 4-5 साल में रिटायर हो जाएंगे। दरअसल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी क्लासेस में सिर्फ 89,000 परमानेंट टीचर रह गए हैं। अगले 10 साल के पहले ये सभी शिक्षक भी सेवा मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए केवल नियोजित शिक्षक ही बच जाएंगे। इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिला संवर्ग के सभी पद पर दोबारा बहाली नहीं ली जाएगी। जब ये सभी शिक्षक रिटायर हो जाएंगे तो फिर टीटी परीक्षा या फिर बीपीएससी परीक्षा पास किए बिना बहाल किए गए शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे। यही वजह है कि विभाग भी इन शिक्षकों की कुशलता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए साल 2012 में टीटी से शिक्षकों की बहाली का प्रावधान भी शुरू किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध के बीच राजधानी पटना से एक ताज़ा मामला सामने आया है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके में स्थित ज्वेलरी दुकान में चोरों ने 70,000 रुपये कैश, सोने और चांदी की आभूषण समेत 15 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया है। जहाँ वहीं इस चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहाँ कैमरे में देखा जा सकता है कि चोर चुपके से दुकान में घुस जाता है। जहाँ पड़ोस के दुकानदार ने पीड़िता को घटना की जानकारी दी। जहाँ उसने बताया है कि दुकान का शटर तोड़ दिया गया। सूचना मिलते ही दुकानदार भागते हुए दुकान के पास पहुँचा। जहाँ दुर्भाग्य तब तक चोरों ने कीमती ज्वेलरी समेत 15 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार अगमकुआं थाना पहुंचा और फिर चोरी का मामला दर्ज कराया। जब पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुट गई है। जब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा लिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।